वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम चरक संहिता सूत्र स्थान का चौथा अध्याय षड विरेचन शताश्रिते अध्याय को पढ़ने वाले हैं। सबसे पहली बात, सब जानते हैं कि इसमें 50 महाकषायों का वर्णन है। ठीक है, तो हम भेषज चतुष्क का जो है लास्ट चैप्टर 4th चैप्टर पढ़ने वाले हैं। जैसे कि आप जानते हैं, फर्स्ट चैप्टर हमने पढ़ा दीर्घम जीवंती अध्याय, जो कि काफ़ी सार रूप सूत्र स्थान का सार रूप बड़ा एक चैप्टर था। ठीक है, सेकंड जो है हमने उसमें सिर्फ यवागुओं के बारे में पढ़ा कि 28 यवागु उसमें होती हैं मेनली, जहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने थर्ड चैप्टर को पढ़ा जिसमें कि बाह्य परिमार्जन चिकित्सा में प्रयुक्त होने वाले जो द्रव्य थे उनके बारे में हमने पढ़ा। ठीक है, तो आज हम लास्ट 4th नंबर का चैप्टर पढ़ेंगे, तो जिसमें उन्होंने कहा है कि षड विरेचन। ठीक है, तो मतलब जो विरेचन है ना, उन्होंने वो रूढ़ होने की वजह से दोनों में यूज़ हुआ है, वमन के लिए भी यूज़ हुआ है और विरेचन के लिए भी यूज़ हुआ है। मतलब कि दोनों संशोधन के कर्म है इनमें। ठीक है, इनमें कितने हमें जो द्रव्य होते हैं ना, उन द्रव्यों को कितने आश्रय है, किस किस फॉर्म में हम उनको ले सकते हैं, उसके आधार पर जो है इस अध्याय का नाम रखा गया है। ठीक है, तो जैसे मैंने बताया कि सेकंड चैप्टर में हमने जो द्रव्य पढ़े थे वो इंटरनल एप्लीकेशंस के लिए, ठीक है, इंटरनल इनटेक के लिए पढ़े, जैसे कि यवागु वगैरह, है ना। तो हमने जब थर्ड चैप्टर पढ़ा तो वो एक्सटर्नल एप्लीकेशंस के लिए था। ठीक है, और अब जब हम पढ़ रहे हैं ये 4th चैप्टर भेषज चतुष्क का, तो वो है हमारा उभय परिमार्जनार्थ, मतलब अंतः परिमार्जन और बाह्य दोनों में यूज़ होने वाले द्रव्य जो हैं इसमें वर्णित किए गए हैं। जैसा कि हम आगे बात करते हैं कि षड विरेचन शतानि भवन्ति, इसका मतलब ये है कि टोटल कितने शतानि, षड मतलब 6, शतानि मतलब 100, तो 600 टोटल विरेचन द्रव्यों के बारे में इस चैप्टर में बताया गया है। इसलिए इस चैप्टर का नाम क्या है? षड विरेचन शताश्रितीय अध्याय। ठीक है, तो इस नामकरण का आधार 2 हो गए कि इस विरेचन द्रव्यों के आश्रय 6 होते हैं। कौन से 6 आश्रय होते हैं हम वो नेक्स्ट पेज पर डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो अभी जो है टोटल 600 द्रव्य के बारे में बताया गया है, 6 आश्रय के बारे में बताया गया है। ये इसका हमारा मेन पॉइंट हो गया यहाँ पर। ठीक है, आगे चलते हैं। देखो अब 600 टोटल हैं, तो कितने वमन में हैं और कितने हमारे विरेचन द्रव्यों में हैं। तो जब इसकी बात करते हैं तो हमारे वमन वाले द्रव्य जो हैं वो आते हैं हमारे 355, और विरेचन जो द्रव्य हैं हमारे वो आते हैं 245। तो ऐसे हमारे 600 द्रव्य टोटल वर्णित किए गए हैं, मतलब वमन के जो हैं वो ज़्यादा हैं। अब इसमें भी कितने जो योग बताए गए हैं वो जो कल्प स्थान के हमारे 12 चैप्टर हैं उसके अंदर, ठीक है, तो वो यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। एक बार यहाँ पर आचार्य ने बताया हुआ है, उसके बाद कल्प स्थान में डिटेल्ड बताया गया है कि कौन सा जो योग है वो किस डिजीज़ में यूज़ हो रहा है ना। तो इसलिए हमें जो है यहाँ पर सिर्फ नाम और उनकी संख्या एक बार डिस्कस कर लेनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने सूत्र स्थान में सब कुछ ही सार रूप में, बेशक वो नाम मात्र वर्णित हो, तो इसलिए यहाँ पर इन्होंने बताया है। ठीक है, एक बार पढ़ लेते हैं। जैसे कि मैंने ट्रिक बताई थी, मदन जी एक धावक, है ना, उससे हमने निकाला था मदन से मदन फल। ठीक है, जी से हमारे जिमूतक, ई से इक्ष्वाकु, धा से धामार्गव, व से वत्सक और क से कृतवेदन। इस प्रकार हमने 6 द्रव्य वमन के पढ़े थे जो कल्प स्थान के फर्स्ट 6 चैप्टर्स वमन के लिए उपयोगी होते हैं। अब इन 355 द्रव्यों में इनकी डिवीज़न कैसे होती है और हम इसे कैसे याद रख सकते हैं, तो उसकी कुछ ट्रिक्स हैं। जैसे कि मदन जो होता है
वो मदन फल जो होता है ना हमारा, वो बहुत अच्छे से वमन कर्म करता है। तो क्या है, 1 नंबर है। और कैसा काम करेगा, बिल्कुल ठीक ठीक काम करेगा। तो ठीक ठीक मतलब 3 3 काम करेगा, ठीक है। तो 1 ठीक ठीक मतलब 1 3 3, यानी इसके टोटल जो है 133 द्रव्य वर्णित है। नेक्स्ट आता है जिमूतक, ठीक है। तो जिम मारते हैं, जिम का टाइम क्या रहता है, तो कुछ लोग तो सुबह सुबह जो है वो 9 बजे के आसपास जिम से वापस आ जाते हैं, है ना। तो वापस जो आते हैं वो मतलब पीछे लिखा जाएगा। और कुछ लोग शाम को 3 बजे के आसपास चले जाते हैं जिम करने के लिए, क्योंकि खाली पेट जाना होता है, ठीक है। ऐसा हम जस्ट एज्यूम कर रहे हैं, कोई चाहे किसी भी टाइम जाए, कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो आगे 3 आएगा, आते हैं 9 बजे चले जाते हैं सुबह, तो वो 3 9 ऐसे करके याद कर सकते हैं, ठीक है। अपनी आप कोई भी ट्रिक अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर सकते हैं, ठीक है ना। आगे है इक्ष्वाकु। तो इक्ष्वाकु की जब हम बात करते हैं तो इसमें कोई ट्रिक नहीं है, बस ऐसे याद किया कि यहाँ पर 3 है, 9 को नेग्लिजिबल कर दिया हमने, है ना। तो अब 3 के बाद क्या आएगा, 4 5 एंड देन 6, ठीक है। तो 4 5 यानी अब 45 इसके द्रव्य हैं, ये हमें लिखना पड़ेगा पूरा, तब ये ट्रिक बन पाएगी। फिर 6 तो द्रव्य कम हो जाएंगे, लेकिन द्रव्य कम नहीं हो रही होते हैं, तो यहाँ पर साथ में 0 लगकर धामार्गव के 60 हो जाते हैं। इसके अलावा, ठीक है, अगर आप ये इक्ष्वाकु के 45 याद कर सकते हो, ठीक है, तो ये ठीक है। वरना जो ध वाले आते हैं ना, उसमें 60 होता है, इतना याद कर सकते हैं। जैसे धामार्गव के 60 होते हैं और कृतवेधन ध, ठीक है, इस ध से याद कर सकते हैं कि इसमें भी 60 होते हैं। मैंने इन दोनों को ऐसे ही याद किया था। और वत्सक तो बहुत ईजी है याद करना, जैसे कि वत्सक, तो वत्स यानी बेटा, बेटा में यानी वत्स को वयस्क लिखेंगे। तो वयस्क कब होता है वो, जब वो 18 साल का हो जाता है ना। तो 18 द्रव्य वत्सक के वर्णित हैं। तो ये वाले तो बहुत ईजिली याद हो जाते हैं। तो आप एक बार जिसके लिए ट्रिक्स फर्स्ट टाइम है या जिसको वैसे ही याद है, वो तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन जो ट्रिक्स फर्स्ट टाइम पढ़ रहा है उसको 1 2 बार रिवाइज करनी पड़ेगी, अगर इसको याद करना है तो, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं विरेचन के द्रव्यों में। तो विरेचन में क्या रहता है, विरेचन में टोटल 245 द्रव्य वर्णित हैं, जिसमें से हमारा फर्स्ट है श्यामा त्रिवृत, फिर चतुरंगुल, फिर तिलवक, फिर सुधा, फिर सप्तला शंखनी, फिर दंती द्रवंती। अब इसके कितने कितने द्रव्य हैं वो देख लेते हैं। तो श्यामा त्रिवृत के जो द्रव्य रहते हैं वो रहते हैं 110, ठीक है, मैक्सिमम 110 द्रव्य इसमें रहते हैं। फिर आगे इसको याद करने के लिए, क्योंकि देखो जो श्यामा त्रिवृत है ना वो प्रधान द्रव्य है, तो उसके मैक्सिमम जो हैं वो द्रव्य हमारे होंगे, ठीक है। तो जो इसकी ट्रिक रहती है याद करने की, वो रहती है 11 12 16 2, ठीक है। तो त्रिवृत के 11 तो हो नहीं सकते, क्यों, क्योंकि ये तो प्रधान द्रव्य है, तो 1 0 और लगा देते हैं तो 110 हो जाते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट चतुरंगुल के 12 हो गए, 11 12 16, 16 किसके हुए, तिलवक के हो गए, ठीक है, लोधर इसका नाम है। और सुधा के जो है 2 नहीं हो सकते, क्योंकि इतने कम द्रव्य वर्णित नहीं हैं, तो 20 हैं, ठीक है। तो 20 सुधा के हो गए। अब सप्तला शंखिनी और जो है दंती द्रवंती, तो हम जिम के लिए हमने क्या वर्ड याद किया था, जिमूतक के लिए, जिम के लिए 3 9 वर्ड याद किया था। अब जो सप्तला शंखिनी मतलब शंख वगैरह यानी डीजे वगैरह गाने वगैरह जिम में बजते हैं, है ना। तो सप्तला शंखिनी जो है उसके भी जिमूतक के समान 39 होते हैं। इसके अलावा दंती द्रवंती को हम याद करेंगे दांत से। तो दांत कैसे खाते हैं, दांत से हम कहते हैं चाट चाट, ठीक है। तो च से 4, ट से 8, तो 48 द्रव्य जो हैं दंती द्रवंती के रहते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। जब हमने ये तो बात कर ली 600 विरेचन योग की कि किस किस द्रव्य के कितने कितने योग हैं, उसके बाद जब बात आती है 6 आश्रयों की, तो जो ये 6 आश्रय होते हैं ना, ये कौन कौन से हैं, तो वो है फर्स्ट नंबर पर हमारा आता है शीर, मूल, ठीक है, त्वक, पत्र, पुष्प, फल, लानिति। तो ये जो है 6 आश्रय है, कौन कौन से हैं हम याद करते हैं। फर्स्ट है शीर, श्लोक के टर्म में याद करेंगे। सेकंड है हमारा मूल, ठीक है। थर्ड है हमारा त्वक यानी कि छाल, ठीक है, शीर मूल त्वक, शीर मूल त्वक, इतना याद किया, शीर मूल त्वक, शीर मूल त्वक। नेक्स्ट है हमारा पत्र, पुष्प, फलानिति, ठीक है, 6 याद हो गए हमें, पत्र, पुष्प और फल।
शीर मूल त्वक पत्र पुष्प फलानी थी, ठीक है ना। तो इसी के अलावा यहाँ पर तो 6 आश्रय औषध द्रव्यों के दिए हुए हैं। अगर हम विमान 8 की बात करें तो वहाँ पर जो है ये द्रव्यों की संख्या 6 न होकर 7 हो जाती है, ठीक है। वहाँ पे शीर माइनस करके वहाँ पर नाक ऐड करते हैं। नाक मतलब निर्यास, ठीक है, और कंद। वहाँ की बात वहाँ पे करेंगे, बस एक बार जस्ट डिस्कस कर लिया। यहाँ पर आगे ये बताया उन्होंने शिरोविरेचन द्रव्यों में निर्यास और कंद माना है, शीर नहीं माना है। वो शिरोविरेचन द्रव्यों के लिए कहा गया है, ठीक है। आगे हम इस चैप्टर का सेकंड पॉइंट डिस्कस करते हैं पंच कषाय योनियाँ और पंच कषाय कल्पनाओं के बारे में। सभी जानते हैं कि रस कितने होते हैं, 6 होते हैं। मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय। तो जिसमें से 5 रसों के तो कषाय यानी कि और कल्पना और संस्कार आगे हो सकता है, एक्सेप्ट लवण रस। लवण रस का कोई संस्कार नहीं हो सकता। अगर हम लवण रस का स्वरस बनाना चाहें तो वो स्वरस क्या, लवण को पानी में डाला, वो घुल गया, है ना, तो लवण का कोई अस्तित्व नहीं बचता, इसलिए उसका कोई स्वरस नहीं बन सकता। अगर उसे पानी में डाल के उबाल के क्वाथ बनाने की कोशिश की जाए तब भी वो घुल जाएगा, तो उसका तब भी कोई अस्तित्व एग्जिस्टेंस नहीं रहेगा, तो उसका कोई कषाय नहीं बन सकता, ठीक है। ऐसे ही नमक का कल्क नहीं बन सकता। या फिर और ये जो पंच कषाय हमारी कल्पनाएं होती हैं, जिसमें फर्स्ट नंबर पर हमारे पास क्या आता है, ये देखो, स्वरस, ठीक है, किसी भी चीज़ का लिक्विड फॉर्म, जैसे कि पत्रों को कूट कूट कर उसमें से जो रस निकलता है उसे स्वरस कहते हैं। इसके अलावा हम इसकी जो स्पेसिफिक डेफिनेशंस है वो अभी पढ़ेंगे। फिर सेकंड आता है कल्क, जो पेस्ट रूप में हम लोग कुछ भी द्रव्य को लेते हैं वो कल्क होता है। श्रित, श्रित क्वाथ को बोलते हैं। शीत जो होती है हिम कल्पना होती है, शिकंजी वगैरह, ठीक है। और जो फांट होता है वो हमारी चाय होती है, चाय के जैसा कल्पना, ठीक है। तो ये हमने बात कर ली पंच कषाय कल्पनाओं के बारे में, स्वरस, कल्क, श्रित, शीत और फांट, जो कि आचार्य चरक ने बता रखे हैं। तो इनमें से हर किसी की हर रस की कल्पना बन सकती है एक्सेप्ट लवण। तो इसलिए पंच हमारी योनियाँ होती हैं जिसमें लवण नहीं होता है, ये क्वेश्चन बनता है, क्वेश्चन नंबर 1। और ये हमारी पंच कषाय है कल्पनाएं होती हैं। तो ये योनि है, ये कल्पनाएं हैं, ये वर्ड को याद रखना है, ठीक है। आगे चलते हैं। हाँ, एक चीज़ बलता का इसमें क्रम बताया हुआ है ना। तो इन कषायों की बात करें, इस कल्पनाओं की बात करें तो सबसे गुरु जो होती है वो स्वरस होती है, फिर कल्क उससे हल्की, श्रित उससे शीत मतलब उससे भी हल्की, और फिर शीत और फांट सबसे हल्की होती है, ठीक है। तो हल्केपन का मतलब ये होता है कि हम जब जिस पे जितना काम कर लेते हैं ना तो वो उतनी हल्की होती जाती है। जैसे कि क्योंकि अगर हम चलो वो मॉडर्न वाला समझाने लगेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। छोटे से लाइन में समझ लो कि हम जिस पर जितना एनर्जी ट्रांसफ़र करते हैं, है ना, तो उतना ही क्या हो जाता है, वो चीज़ खाने में हल्की हो जाती है, ठीक है। तो जैसे स्वरस है, उसमें कुछ नहीं करना, बस उसको कूटना है, पीसना है, उसमें से रस निकलने का, पी लेंगे। फिर कल्क के लिए हमें उसको पेस्ट बनाना पड़ेगा उसका, है ना, तो वो चाहिए। फिर श्रित के लिए हमें इसको और ज़्यादा उबालना पड़ेगा और फोर्स उस पर लगानी पड़ेगी और एनर्जी उसमें लगानी पड़ेगी। ऐसे ही कल्पनाओं को शीत और फांट बनाया जाता है। मतलब जितना जो प्रोसेस टाइम टेकिंग और हमारा एफर्ट्स टेकिंग होगा वो उतना ही हल्की होगी और वो पचने में उतनी ही आसान होगी। ये एक छोटे से बात कही थी, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं क्या, आचार्य काश्यप की जब बात करते हैं ना, डॉट मतलब काश्यप जो आचार्य हैं उन्होंने 7 कल्पनाएं मानी है। 5 प्लस में चूर्ण प्लस अभिशव कल्पना को भी ऐड किया है। अभिशव कल्पना क्या है वो हम जब काश्यप संहिता का विशिष्ट पढ़ेंगे तब वहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। अभी बस वर्ड याद कर लो। आचार्य सुश्रुत ने एक और कल्पना ऐड कर शीर कल्पना ऐड करी है और इसकी संख्या जो है वो 6 कर दी है, ठीक है। आगे चलते हैं। अब हम स्वरस की डेफिनेशन पढ़ लेंगे। यंत्र निष्पीड़ितात द्रव्यात रस स्वरस उच्यते। यंत्र मतलब कोई भी ऐसी मशीन जिससे कि निष्पीड़न यानी कि उसका जूस निकल जाए, ठीक है। पीड़न करने से जो द्रव निकलेगा, जिस द्रव्य का निष्पीड़न होने से किससे, यंत्र से रस निकल जाए, वो क्या कहते हैं, स्वरस कहते हैं। अब स्वरस को निकालने के काफ़ी
तरीके होते हैं। मतलब अगर कोई फ्रेश हमने औषध द्रव्य लिया है तो उसका स्वरस ईजिली निकल जाएगा, लेकिन अगर कोई फ्रेश नहीं है, प्रिजर्व्ड है, तो उसको हम पहले अग्नि से संयोग कर कर, पानी में मिलाकर अग्नि से संयोग कर कर, इसको हम बोलते हैं, इस प्रोसेस को पुट को अग्नि देना, पुट प्रोसेस उसको बोला जाता है। ठीक है, तो उससे हम जो है उसके बाद स्वरस निकालते हैं। मतलब एक बार पानी ऐड किया, उसके बाद हमने उसको पुट दिया और उसके बाद उसका स्वरस निकाला। ठीक है, तो ये बहुत सारे तरीके हैं जो रस शास्त्र में हमने भेषज कल्पना में पढ़ने हैं। साथ साथ हम इसकी मात्रा याद करते चलेंगे। तो जो स्वरस है हमारा वो सिर्फ, क्योंकि वो गुरु है ना, तो उसकी मात्रा है सिर्फ 2 तोला। ओके, इसको हमने याद कर लिया। आगे चलते हैं, नेक्स्ट है कल्क। तो जो कल्क होता है ना वो पेस्ट, ठीक है, पिंड रसः पिष्टानाम से कल्क परिवर्तितः, मतलब कि जो पिंड रूप है, कैसा है, जो पिंड रूप है, ठीक है, रस पिष्टानाम, किसी रस के साथ पीसने पर, जैसे कि कोई चूर्ण है उसको हमने रस के साथ पीस दिया तो वो जो पिंड बनेगा वो मतलब एक बोल सकते हैं जैसे लड्डू बर्फी ऐसा कुछ, ठीक है, और जो कि चुएबल होता है, तो उसको हम कल्क कहते हैं। अगर इसकी डेफिनेशन याद करें तो रस अर्थात दूध, जल आदि में किसी द्रव द्वारा पीसकर बनाया गया जो पिंड होता है उसे कल्क कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा इसके जो 2 नाम आते हैं वो एक बार यहाँ भी डिस्कस करते हैं कि इसके जो सिनोनिम्स हैं वो 2 और हैं। फर्स्ट है प्रक्षेप और दूसरा है आवाप। तो ये मैक्सिमम पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं भेषज कल्पना के, तो एक बार यहाँ पे बता दिया। अब इसकी डोज यानी कि मात्रा की बात करें तो स्वरस की मात्रा जब हमने पढ़ी थी तो वो थी 2 तोला। अब हम कल्क की मात्रा पढ़ रहे हैं तो वो है 1 तोला, क्योंकि उसमें 2 द्रव्य मिले हुए हैं, रस भी और द्रव भी। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट है क्वाथ। तो जो क्वाथ यानी कि जो हमारा डिकॉक्शन होता है उसके अंदर क्या करना होता है, हमें सबने जो है काढ़ा बनाना देखा होगा, किया भी होगा, है ना। तो उसमें क्या रहता है कि वहनौ मतलब कि अग्नि के संयोग से, ठीक है, तू क्वथितम क्वाथ किया जाता है, द्रव्यम द्रव्य का, श्रितम आहु मतलब बोलना, श्रित उसको बोलते हैं, चिकित्सिका। ठीक है, तो बहुत इजी कोटेशन था ये, और इसको दूसरा नाम इसका निर्यु होता है। ये मैंने फर्स्ट चैप्टर में ही एक बार डिस्कस कर लिया था। अगर इसकी मात्रा की बात करें तो ये होती है 8 तोला मात्रा। ठीक है, और षोडश गुणम जल में इसका 16 गुना जल में द्रव्य से 16 गुना जल इसका लेकर पाक किया जाता है और 8 तोला इसकी मात्रा होती है। ओके, तो इसको याद रखना है। स्वरस की मात्रा 2 तोला पड़ी थी, फिर कल्क की मात्रा 1 तोला पड़ी थी, उसके बाद हमने क्वाथ की मात्रा 8 तोला पढ़ ली है। ठीक है ना, चलो नेक्स्ट कल्पना है हमारी शीत कल्पना। शीत कल्पना में क्या होता है, द्रव्यात अपोथित तोये मतलब पानी। ठीक है, तो द्रव्य को जो है पानी में भिगोना है, तत्पुनः निशि मतलब रात्रि पर्यंत, रात्रि तक संस्थिता रखकर। ठीक है, कषायो यो अभिनिर्याति, जो कषाय है उसमें से निकलता है उसे शीत कल्पना कहते हैं। अगर अच्छे से समझना है तो यवकुट करके द्रव्यों को पानी में भिगोकर रात भर रखना। यवकुट क्या होता है, जौ के प्रमाण का, मतलब चूर्ण रूप नहीं, कुछ मोटा मोटा अनाज सा। ठीक है, कूटे हुए द्रव्य को शीतल जल में रात भर भिगोकर रखने को, प्रातःकाल उसे मसल कर द्रव्य को, उसको जो पानी जो छन जाएगा उस कषाय को जो है शीत कषाय कल्पना कहते हैं, जिसकी मात्रा भी 8 तोला रहती है। ठीक है, तो दोनों की मात्रा 8 तोला है, क्वाथ की भी और शीत की भी। नेक्स्ट है हमारा लास्ट फांट जो होता है वो होता है क्षिप्तवः उष्ण तोये, मतलब हमें क्या करना है, जैसे हम चाय उबालते हैं, पानी गर्म करते हैं, उसमें अपना द्रव्य डालते हैं। ठीक है, तो ऐसा ही कुछ है। तोये मर्दितम तत्फांटम, रेडीमेड सूप जिसको हम
कह सकते हैं। द्रव्य को जो कूट कर उष्ण जल में डालकर हाथ से मसल ले। जब औषध का सार रूप जल में आ जाता है, ठीक है, उसको गर्म करते हैं तो उसमें जो बच जाएगा, जैसे चाय छनती है वैसे ही उन द्रव्यों को छान लिया जाता है और उसी को हम जो दूसरा नाम देते हैं, जो इसका सिनोनिम इम्पॉर्टेंट है और जो क्वेश्चन आता है वो आता है हमारा चूर्ण द्रव के नाम से। ये फेमस है हमारा फांट कल्पना, ठीक है। और सबसे हल्की कल्पना ये होती है, इसकी मात्रा भी 8 तोला। तो लास्ट के जो 3 हैं हमारे पास श्रित यानी कि क्वाथ यानी शीत और हिम कल्पना या फिर फांट कल्पना, इन लास्ट की जो मात्रा होती है वो हमारी 8 तोला, ठीक है। अब लास्ट इस क्लास का जो पोर्शन है वो ये है तेषाम यथा पूर्वम बलाधिक्यम। तो हम इसको जो है यथा पूर्वम मतलब कि जैसे जैसे हम पीछे की साइड जाते हैं, मतलब फांट कल्पना से इधर ऐसे आगे आगे मतलब स्वरस तक जब हम जाते हैं वैसे ये कल्पनाएं गुरु होती जाती हैं, ठीक है। तो यही बात मैंने पहले बता दी थी कि स्वरस सबसे गुरु, फिर उससे लघु, फिर उससे लघु, ऐसे कल्पनाएं आचार्य चरक ने यहाँ हमें बता रखी। फिर इसका यूज़ कैसे करना है, तो इसका यूज़ कराना है हमें व्याधि आतुर बल अपेक्षणी। तो इसका यूज़ क्या होता है, व्याधि के बल पर कि कितना व्याधि रोग कितना है उसके अनुसार हम इसका मात्रा का यूज़ करते हैं। आतुर के बल पर कि कितना वो सहन कर सकता है उसको, ठीक है, और किस फॉर्म में हमें उसे देना है, ये सारी चीज़ें व्याधि आतुर बल अपेक्षणी होती है। क्वेश्चन बनता है यहाँ से, ठीक है। तो ये हमें वर्डिंग्स याद रखनी है, ओके। तो इसके बाद जो है 500 महाकषाय के जो वर्णन है, मतलब कि जो 500 कषाय और 50 महाकषाय का वर्णन है, हम वो डेली जो है सार रूप में उसको पढ़ेंगे कि 5-5 पढ़ेंगे और साथ में हम चैप्टर 5 को नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट कर देंगे। और इसके अलावा कुछ वीडियोस है यूट्यूब पे जिसपे महाकषाय पे जो बनी हुई हैं वो मैं आपको साथ में शेयर कर दूँगी, ठीक है। ओके।